अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। मशरक़े वुस्ता में जारी जंग को रुकवाने के लिए सफारतकारी तो हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब जंग भी जारी है। अमेरिका की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं। ईरान भी खित्ते भर में अमेरिकी जो टारगेट्स हैं और उसके साथ साथ इसराइली टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। अब तक जंग के अंदर जहां पे ईरान का नुकसान हुआ है, वहां पे बड़े पैमाने पे अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा है। अगर आप अमेरिकी नुकसान की बात करें तो इस जंग में अब तक कई अरब डॉलर का अमेरिका को नुकसान हो चुका है। जानी नुकसान की बात करें तो 15 अमेरिकी फौजी अब तक हलाक हुए हैं और तकरीबन 200 से ज्यादा जख्मी हैं। इसमें ऐसे अमेरिकी फौजी भी हैं जो शदीद जख्मी हैं, यानी हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अगर आप अमेरिकी तैयारों की बात करें, एवेक्स जो अमेरिका का एक सर्वेलेंस वाला तैयारा है और बड़ा महंगा तैयारा है, इसकी कीमत बताई जाती है 300 से 500 मिलियन डॉलर। उसको ईरान ने तबाह किया। उसके साथ साथ अगर इनके फाइटर जेट्स की बात की जाए तो 3 F-15 अमेरिका के तैयारे तबाह हो चुके हैं। उनकी कीमत तकरीबन 100 मिलियन डॉलर है। इसी तरह एक F-35 जेट को भी हिट किया गया ईरान की जानिब से। उसकी कीमत तकरीबन 80 मिलियन डॉलर के करीब है। अगर आप दीगर इनके तैयारों की बात करें जो रीफ्यूलिंग में इस्तेमाल होते हैं, बड़े तैयारे, वो तकरीबन 5 से 7 अमेरिका के तबाह हुए हैं खित्ते के अंदर। इसमें एक जो तैयारा था वो गालिबन इराक के ऊपर दूसरे तैयारे से टकरा गया। ये 2 तैयारे वहां पे गिरे। उसके अलावा कुछ तैयारे इनके सऊदी अरब में पार्क थे, वहां पे ईरान की जानिब से उनको हिट किया गया। टोटल 5 से 7 KC-135 रीफ्यूलिंग वाले जो तैयारे हैं उनको ईरान ने निशाना बनाया और यहां पे भी अमेरिका को तकरीबन कम से कम 80 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इसी तरह अगर आप इनके ड्रोन्स की बात करें तो 12 ड्रोन्स को ईरान ने निशाना बनाया। ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं और इनकी मालियत बताई जाती है इन सारे ड्रोन्स की तकरीबन 360 मिलियन डॉलर। अगर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो USS जेरल्ड R. फोर्ड जो है उसको ईरान ने निशाना बनाया और उसमें भी बताया जा रहा है कि कई 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अगर आप इनके रेडार सिस्टम्स की बात करें तो यहां पे अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जंगी एतबार से भी और उसके साथ साथ माली एतबार से भी। अगर रेडार सिस्टम्स की बात करें तो AN/FPS 132 जो इनका रेडार सिस्टम है, जिसकी मालियत तकरीबन 1.1 अरब डॉलर है, ईरान ने उसको हिट किया और तबाह किया। इसी तरह इनका एक और रेडार सिस्टम है AN/GSC 52BS, जिसकी मालियत तकरीबन 20 मिलियन डॉलर बताई जाती है, ईरान ने उसको भी तबाह किया। इनके 4 रेडार सिस्टम हैं AN/TPY-2, जिनकी मालियत तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब है। इन चारों रेडार सिस्टम्स को भी ईरान की जानिब से हिट किया गया। ये सारे रेडार सिस्टम और ये जो सारा इक्विपमेंट अमेरिका का तबाह हुआ है, ये इस जंग के दौरान मशरिक़े वुस्ता के अंदर तबाह हुआ है। अच्छा, अब ये जंग तो जारी है और आज ही हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि इस मामले को हल कर लिया जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम खार्ग का जो जजीरा है उस पर कब्जा कर लें और ईरान का जो तेल है उसको अपने कंट्रोल में ले लें। अब ये बिल्कुल खुल के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके हवाले से इज़हार ख्याल किया है। इससे पहले वो वेनेजुएला के तेल के हवाले से भी इज़हार ख्याल कर चुके हैं और अमेरिका ने माजी में भी जब इस खित्ते के अंदर मुदाखलत की तो तेल के ऊपर कंट्रोल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। इराक जंग के बाद हमने देखा कि एक इराक डेवलपमेंट फंड बना, जिसका जो भी पैसा यानी तेल को बेच के जो पैसा आता था वो पैसा अमेरिका भेज दिया जाता था और फिर अमेरिका और कुछ ममालिक मिलकर डिसाइड करते थे कि वो पैसा कैसे खर्च होगा। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि आज भी इराक जो तेल बेचता है डॉलर्स में, वो पेमेंट पहले न्यूयॉर्क के एक बैंक अकाउंट में जाती है और अमेरिकन सिस्टम से यानी अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम से घूम के वापस इराक आती है। तो किसी टाइम भी अमेरिका वो रकम भी रोक सकता है कि भाई इसमें ये मसला, इसमें वो मसला है। और इसी तरीके से यहां पे भी अमेरिका की ख्वाहिश है कि ईरान का जो तेल है उसको किसी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया जाए, लेकिन अभी तक अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक मामलात आगे नहीं बढ़ सके। इसकी क्या वजह है? क्या यह जंग मजीद जारी रहेगी और जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, आबनाए हुर्मुज, उसको खुलवाने में अब तक अमेरिका क्यों नाकाम हुआ है? और एक और चीज जो अमेरिका की जानिब से अब बार बार जिसका दबे अल्फाज में जिक्र किया जा रहा है कि वो अपनी जमीनी अफवाज को ईरान भेज सकते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा दीगर जो मामलात हैं इस जंग से जुड़े हुए, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफी जॉन हुसैन साहब। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जरा हम तेहरान चलते हैं, लेटेस्ट इस वक्त ईरान में क्या हो रहा है जॉन से पूछते हैं। जॉन, जरा बताइएगा कि आज दोबारा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दबे अल्फाज में इस चीज का जिक्र किया है कि वो जो खार्ग का जजीरा है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जमीनी अफवाज को भेजने की बात भी हो रही है। तो लेटेस्ट क्या है इस वक्त ईरान के अंदर?
बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब मुझे बुलाने के लिए। देखिए, कल से जो बमबारी इन्होंने की, जो तपने पावर प्लांट पे जो हिट किया, सब स्टेशन पे, और जो अल्बोर्स के अंदर जो उन्होंने हिट किया, उसके बाद जो ईरान ने भी रिस्पांस दिया हाइफा के अंदर, और तबरीज के अंदर जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी है उसको अटैक किया। आज भी वो हमले जो है वो जारी हैं। कैस्पियन सी के ऊपर भी जो है वो कुछ देर पहले एक मुझे मिली है रिपोर्ट के वहां पे भी जो है वो स्ट्रक हुआ है। और देखिए, ट्रंप तो बिल्कुल कह रहे थे कि मैंने सब कुछ जो है वो पहले ही उन्होंने खत्म कर दिया था, पहले ही वो जंग जीत चुके थे, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि, और रिसेंट बयान आया कि मैं इनके सारे पावर प्लांट, सारी एनर्जी सेक्टर्स और खार्ग आइलैंड और सारी रिसोर्सेज और डीसैलिनेशन प्लांट्स तक का उन्होंने कहा कि वो खत्म कर देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम रियलिटीज जो है वो सामने, नजम सेठी साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, अब हॉर्मुज बंद हो गया। पहले जो है वो ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा था, अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से वो बाहर जा रहा है। तो वो अचीव कुछ भी नहीं कर रहे ईरान को खत्म करने के बावजूद, और 70,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स को डैमेज या डिस्ट्रक्शन के बावजूद अचीव कुछ भी नहीं कर रहे। और अभी ईरान जो है वो अपनी जवाबी कार्रवाई ना सिर्फ इसराइल में की कल रात को, और बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूएई में की, बल्कि अभी भी जो है वो लॉन्चेस डिटेक्ट हुए हैं ईरान की तरफ से। तो ये मामला जो है वो ट्रंप की बात पे यहाँ पे भरोसा नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी। वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं, 5 दफा तो वो जंग जीत चुके हैं, और ऑयल प्राइसेस को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे उम्मीद ये है कि कोई प्रैक्टिकल स्टेप हो तो सीज फायर हो। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये जो सारा मामला चल रहा है जंग का, उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन जंग को रुकवाने के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, और हमने देखा है कि दीगर जो ममालिक हैं उनके वज़रा खारजा पाकिस्तान आए, ईरान भी इसमें ऑन बोर्ड है, इस सारे अमल को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान हमारी लाइफ टाइम का, अतर काज़मी साहब, ये सबसे बड़ा रोल है जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है, स्ट्रेटेजिक इंटरकुलेटर के तौर पर सामने आया है। मैं इसको स्ट्रेटेजिक इंटरकुलेटर इसलिए कहता हूं कि ये एक, एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस यूनिवर्स हैज बीन इंपैक्टेड बाय दिस वॉर जी। वो कोई इंडिविजुअल नहीं है दुनिया के किसी हिस्से में जो इस वॉर से इंपैक्ट ना किया हो। और दो आइडियोलॉजीज, एक ज़ायनिज्म, हम अक्सर अमेरिका और ईरान की बहुत बातचीत कर रहे हैं, जो मेन स्पॉइलर और ट्रोजन हॉर्स है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज इजराइल। क्योंकि उसी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रॉब्ली प्रेसिडेंट ट्रंप हैज बीन सक्ड इनटू दिस वॉर, क्योंकि अमेरिकन एस्पायरेशंस उसमें ना शामिल है ना वो लोग चाहते हैं। और अब उससे और चीजें जो है वो खराबी की तरफ जा रही है। जब इतना बड़ा कैनवस बन जाए तो, और उसमें पूरी दुनिया पे अगर आप नजर दौड़ा ले, पहले ओमान वगैरह थे, वो अपना रोल अदा कर रहे थे, पाकिस्तान ने भी ऑफर किया था, तुर्किया ने भी ऑफर किया था, फिर ईरान की कुछ चॉइसेस थी, बट अब ओमान वगैरह ऑलमोस्ट एक जंग में शामिल हो गए। तो दैट ओनली कंट्री विच इज देयर, जिसको तशक्कुर पाकिस्तान फ्रॉम ईरान से लेकर व्हाइट हाउस तक एक उसको कहते हैं इंडोर्स किया गया इस रोल को, और एक किस्म के एग्जिट कार्ड है पाकिस्तान इस वक्त ईरान के लिए भी, और एग्जिट कार्ड है पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भी। ऑपरेशनली हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इस वक्त ईरान भी एक पैरेलल बहुत अच्छी सिचुएशन पर है। बरादर कॉन्फिडेंस उनका ये बता रहा है कि दे आर प्रिपेयर टू टेक दिस वॉर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रोटेक्टिव। लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा हो हासिल होगा वो इजराइल को होगा। तो पाकिस्तान इन सारी चीजों को सामने रखकर एक रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है, एंड प्रोबेबली इस एग्जिट कार्ड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेना चाहिए फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ईरान एंड अमेरिका आल्सो, इन अ वे कि उसकी भी बहुत सारी चीजें स्टेक पर है। और उस वक्त ये पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है जब कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन और मैनेजमेंट के तमाम इंटरनेशनल इदारे बिल्कुल मरे हुए गायब है सीन से, और कोई ऐसा दूसरा मुल्क ऐसा नजर नहीं आ रहा जो एक कॉमन एक कहते हैं ना, वो एक राइडर क्लॉज हो, या जो कॉमन जिसकी एक्सेप्टेंस हो कि वो ये रोल प्ले करे। और गुड थिंग अबाउट पाकिस्तान इज कि पाकिस्तान इसको अकेले नहीं लेके चल रहा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ और पावर्स के साथ लेकर चल रहा है ताकि एक पायदार हल की तरफ चला जाए। क्योंकि ईरान इस वक्त एक बंद गली में है, ईरान को अंधेरा इसलिए बंद गली में है, इसलिए कह रहा हूं कि उसको ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा कि जी जो मुआहदे होंगे ये वो उसको तकमील तक पहुंचाया भी जाएगा या नहीं पहुंचाया जाएगा। तो पाकिस्तान इज अ गारंटी, एक ऐसा मुल्क है जो ऑफ कोर्स ईरान को ज्यादा बेहतर गारंटीज या कह ले या एक एतमाद दे सकता है कि आपके साथ जो भी होगा बेहतर गारंटी, और पाकिस्तान के ऊपर जिस आपने भी कहा कि वो उनका एतमाद भी है। अच्छा जॉन, अब ये जंग तो चल रही है और ईरान की जानिब से भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। हमने शुरू में कुछ तफसीलात भी बताई कि कैसे जो अमेरिका का इक्विपमेंट है, अरबों डॉलर का
फौजी इक्विपमेंट, उसको ईरान ने तबाह किया। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, और उन हमलों के अंदर हमने देखा कि स्कूल्स को भी टारगेट किया जा रहा है, अस्पतालों को भी टारगेट किया जा रहा है। अगर आप इसकी ह्यूमन कॉस्ट बताएं आज तक, तो क्या वहां पे बड़े पैमाने पे सिविलियंस इससे मुतासिर हुए हैं जो हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से? अतर साहब, 92,000 से ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या तो डैमेज पहुंचा है या डिस्ट्रक्शन पहुंची है, जिसके अंदर 75,000 के करीब रेजिडेंशियल यूनिट्स या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, और उसके अंदर फैक्ट्रीज भी हैं, दूध की और डेयरी फार्म्स फॉर एग्जांपल, या दूसरी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बेसिक गुड्स। स्टील की फैक्ट्रीज तो आपके सामने, चले उनको वो जो भी कहें कि जैसा भी है, बट बहरहाल पैकेजिंग फर्म्स और दूसरी जो जगहें हैं उनको भी हिट किया गया। हॉस्पिटल्स 250 के करीब जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज इंक्लूड कर लें, और डायरेक्टली अगर हॉस्पिटल्स देखें तो उसका नंबर 50 से ज़्यादा अभी बन जाता है मेडिकल फैसिलिटीज और हॉस्पिटल्स का। रेस्क्यू टीम्स की जो ऑफिसेज हैं उनको तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। रेस्क्यू ICR जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ऑफिसेज हैं उनके ऊपर बमबारी की है, एंड नो डाउट अ लॉट ऑफ ह्यूमन कॉस्ट हैज बीन इम्पोज्ड। डबल टैप स्ट्राइक्स में और एक कारपेट बॉम्बिंग टाइप सिचुएशन में जो है हजारों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, इसमें शहादत ले चुके हैं। बट द पॉइंट इज कि जब भी आप ईरानियों से पूछते हैं कि इस जंग को बंद होना चाहिए एंड दे शुड कम टू द टेबल एंड यू नो फिक्स इट, और नो डाउट पाकिस्तान इसमें सर फहरिस्त में है, ये जो एफर्ट्स हैं उनमें सर फहरिस्त पे। ईरानियों का जवाब ये रहता है कि क्या भरोसा है कि वो 3-4 महीने बाद दोबारा हमला नहीं करेंगे, जिस तरीके से अभी वो चल रहे हैं और पहले भी वो जो कर चुके हैं। और क्या यहाँ पे एक सवाल आता है इंडिविजुअल्स की तरफ से कि क्या इमाम हुसैन को कह देना चाहिए था यजीद को सबमिट करने के लिए या सीज फायर के लिए? तो दिस इज अ रेवोल्यूशनरी माइंडसेट जो जनरली अवाम के अंदर और ऑफिशियल्स के अंदर पाया जाता है, इवन दो ऑपोजिशन भी एग्जिस्ट करती है तो ईरान के अंदर माइनॉरिटी में। बट जो गारंटीज हैं वो उसके ऊपर सवाल बहुत बड़ा उठता है कि अगर चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो टॉप कंट्रीज जो UK, फ्रांस मिलके जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में कर सकते हैं और उसको 2018 में ट्रंप जो है वो फाड़ के फेंक सकता है और जो है जो दिल चाहे वो कर सकता है, तो कोई भी गारंटी जो है वो कहां से मिलेगी? कोई गारंटी जो है वो दे नहीं सकता अमेरिका यहाँ पे, इवन तो बिल्कुल यहाँ पाया जाता है सेंटिमेंट ऑफिशियल्स में कि परमानेंटली जो है उसको बंद होना चाहिए, लेकिन वो बेसिस एटलीस्ट खाली करना शुरू करें तो आगे जो है वो कोई चीज सामने नजर आएगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अलावा ये चीज हल नहीं हो सकती सीज फायर में। और कुछ ऑफिशियल्स तो ये भी कहते हैं कि नेगोशिएशंस वगैरह जो है वो अमेरिका इसलिए करना चाह रहा है ताकि वो अपनी ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल में रख सके और ताकि एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर कर सके एट द सेम टाइम। ठीक। अच्छा जनरल साहब, ये जो अभी बात की, जॉन ने भी बात की बड़े हमले की, हम इस तरह की खबरें सुन रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई अनकन्वेंशनल वेपन भी अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं एग्जैक्ट नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ज्यादा सनसनी फैलाना होगा अगर उस तरह की हम बात करें, लेकिन जितनी अमेरिका की सुबकी हुई है, वो अमेरिका जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना हुआ था पूरे खित्ते के अंदर, जो ताइवान तक कहता था कि साउथ चाइना सी को भी हम कंट्रोल करेंगे, हमारी नेवी भी वहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सक रहा, तो यकीनन उसकी जो इजारादारी है उसको धचका पहुंचा है। तो मामलात को या अपनी सुबकी को दूर करने के लिए ऐन मुमकिन है कि कोई वो इस किस्म का एक्शन ले, कोई ऐसी स्ट्राइक करे जो अनकन्वेंशनल है या कोई बहुत बड़ा हमला करे। इसका आपको खदशा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नॉट फ्रॉम द अमेरिकन साइड, ऐसा नहीं करेंगे, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। और ये देखिए, ये कोलैबोरेशन है इजराइल की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये अमेरिका की एक लार्जर कंसेंटेड एप्लीकेशन नहीं है कि जिसने कंसेंट दिया हो कि जी आप ये वॉर करें, और आहिस्ता आहिस्ता वो वॉर इसकी अप्रूवल रेटिंग्स और नीचे गई हैं इस वॉर की। और अब तो अमेरिका के अंदर ये भी सोचा जा रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक बर्डन है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल जो हमारे साथ नथी हो गया है, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमिक्स की पड़ी हुई है, जो उनको अपनी चीजें पड़ी है। ऑफ कोर्स एक मॉरल ग्राउंड भी लूज कर देगा और फिर बड़ा खतरा एक लाहक हो जाएगा, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट। ऑलरेडी एक हिस्ट्री में जो ये जो यूज ऑफ न्यूक्लियर है वो अमेरिका की ही है, और एक इस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त और फिर रीजन में और भी बड़े प्लेयर्स हैं ना जी, उनके अपने फ्रेंड्स भी बैठे हुए, गल्फ भी बैठा हुआ, ऐसा नहीं। टेक्टिकल लेवल पे इजराइल जैसा मुल्क कुछ भी हरकत कर सकता है क्योंकि वो उनसे खतरा रहता है हमेशा, बट एज अ पॉलिसी आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई चीज सामने नजर आएगी। ठीक। अच्छा सर, जितना ये अमेरिका का फौजी नुकसान हुआ है, हमने देखा कि उनके त्यारे भी मार गिराए गए, फिर उनके जो रेडार सिस्टम्स हैं उनको भी ईरान ने उड़ा दिया। क्या इट केम एज ए सरप्राइज टू यू एज ए मिलिट्री मैन? क्या या अमेरिका के साथ ये हो सकता था, ये मुमकिनात में साथ से था? कैसे देखते हैं आप इसको? नो
डिफेंस जो इम्पेग्नेबल हो जी, कोई ऐसा डिफेंसिव फीचर नहीं होता कि जो 100% आपको गारंटीज देता है, और ईरान इसकी प्रिपरेशंस कर रहा था। ईरान भी ये ऐसे नहीं है कि बस उठ के उन्होंने एक लड़ाई करनी शुरू कर दी। पेनिट्रेशन हुई है, और टेल अवीव के ऊपर भी प्रेशर है, इजराइल के ऊपर भी प्रेशर है। और देखिए ईरान अपने और भी कार्ड्स अब आहिस्ता आहिस्ता शो कर रहा है। एक एक्सेस ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो रहा है। इराक के अंदर से भी हमने देखा, लेबनान से भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, हौतीज भी वहां से अपने रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। तो ये वही एसेट्स है या वही चीजें हैं जो ईरान के साथ मिलकर अभी एक अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर रही हैं। उसके बाद फिर देखिए ना, 24 आप गारंटी किसी भी डिफेंस की नहीं होती, पेनिट्रेशन हो जाती है और हो रही है, और ये कामयाबी है ईरान की कि ईरान इसी वजह से तो देखे ना, मिलिट्री सिचुएशन ने जो मुज़ाकरात के वक्त या जो वॉर से पहले के जो 15 पॉइंट थे वो अभी भी वहीं पे ऑलमोस्ट रुका हुआ है अमेरिका। इसका मतलब है कि जो मिलिट्री एप्लीकेशन ने कोई वॉर में तब्दीली नहीं लाई, बल्कि स्टेक्स बढ़ती चली जा रही है। बट हैविंग सेड दैट, अतर साहब मैं एक और बात जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी जॉन साहब भी कह रहे थे, विद ऑल माई रिस्पेक्ट एंड और मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं उनके आर्गुमेंट्स को, एक सेंटीमेंट को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट यू कांट कीप ईरान आल्सो फॉर इन अ लॉन्ग वॉर। अभी देखें उनकी डिप्लॉयमेंट्स अगर मिडिल ईस्ट के अंदर है या दूसरे ममालिक के अंदर है, यस अगर वहां से, आई कैन अंडरस्टैंड कि जॉन यकीनन मुझे बताएंगे कि जी वहां से रिफ्यूलिंग किधर से हो रही है, कौन से टैंकर किधर से कर रहे हैं, बट आपको कैलिब्रेट करना है अपना रिस्पॉन्स इन अ वे कि जो इजरायली जो अज़ाइम है वो मुकम्मल होने पाए। रिस्ट्रेंट गल्फ कंट्रीज से भी आ रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो मुज़ाकरात है, ये जो बातचीत है, ये जो पीसफुल मीन्स है या नेगोशिएशन टेबल है, इसको इतना बेवकूफ तक कर दिया जाए कि फिर उसके बाद एक माहौल ही न रहे जी। देखिए ना, न ईरान को अमेरिका खत्म कर सकता है, न टोटल सरेंडर कभी ईरान करेगा। मिसकैलकुलेशन अमेरिका पहले कर चुका है, for not reading their history, for not understanding their culture, for not understanding the spirit of Karbala, और वो एक वॉर में आया और प्रोबेबली वो अभी मिसकैलकुलेशन हो गई। Who could guarantee कि ईरान कोई मिसकैलकुलेशन नहीं करेगा? देखिए इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन हुई है, फेलियर्स हुए और वीकनेसेस भी है। मैं कहता हूँ बहुत स्ट्रेंथ होगी, बहुत सारी चीजें होगी। कहने का मकसद ये होता है कि टिपिंग पॉइंट होता है जहां पे वॉर को आपने, यू माइट हैव टू लीव फॉर अनदर डे, कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है, और वॉर को एक अच्छे पॉइंट पे एग्जिट करने से विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हु कुड, ये आउटकम्स ऑफ वॉर बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं जी। मैं आज देखे ना स्ट्रेटेजिकली, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ईरान इज एट अ बेटर पोजीशन, शायद उसको बेहतर चीजें मिल जाए। ठीक है। अच्छा जॉन हुसैन साहब, शुरू में अमेरिका का ये ख्याल था कि थोड़ी सी हम बमबारी करेंगे तो रजीम के ऊपर या हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर पड़ेगा। इस वक्त इतने दिन गुजर चुके हैं, इतने हफ्ते गुजर चुके हैं, मुतअद्दिद हमले हुए, आपने भी तफसीलात बताई। आपको वहां पे सिस्टम के ऊपर या निज़ाम हुकूमत के अंदर कोई दरार नजर आती है, कोई ऐसा दबाव नजर आता है कि जहां पे ऐसा ख्याल हो कि ये कोलैप्स कर जाएगा? देखिए जनरल साहब की पहले मैं बात उस पर कुछ कमेंट करना चाहूँगा। ही इज़ एन एक्सेलेंट एनालिस्ट एंड वंडरफुल एनालिसिस वो हमेशा देते हैं, बट एट द सेम टाइम ईरान भी यही चाहता है कि जो इजराइल का इन्फ्लुएंस है, जो ग्रेटर इजराइल प्लान है, जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू, आगे भी बढ़ रहा था। अक्टूबर 7 अगर ना होता तो डील्स भी हो जाती। तो ये जो ग्रेटर इजराइल प्लान है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो मोहरा है वो यही है कि ये गल्फ कंट्रीज की जहाज जो है वो अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के रहें। और अभी भी ईरान यही चाहता है कि अब ये जो ग्रेटर इजराइल प्लान है इसको रोकने के लिए लेट्स मूव अमेरिका आउटसाइड ऑफ द रीजन। एंड जो रॉकेट जा रहे थे, जो मिसाइलें जा रही थी पहले इजराइल की तरफ, वो भी रोक रहे थे गल्फ ममालिक, और खुल के तो जाहिर है अभी तक वो साथ हैं अभी भी, और इतना ज्यादा रिस्ट्रेंट इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हूती 2 मिनट में जो है वो बाबल मंदब को चोक कर सकते हैं, और पूरी जो तेल उनकी वहां से जा रही है 7 मिलियन बैरल पर डे जो रीराउट हो रही है वो भी रुक जाएगी। तो आई थिंक इसलिए रिस्ट्रेंट आ रहा है। जहां तक बात रहती है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल्स के बीच में दरार है या आईआरजीसी और पॉलिटिकल क्लास के अंदर दरार है, तो आई वुड पर्सनली से कि इसके अंदर कोई दरार में मुझे महसूस नहीं होती, ना नजर आती है। क्योंकि अगर आप बयानात भी देखें, और जनरल साहब को भी पता है कि वॉर के अंदर जो पॉलिटिकल क्लास होती है उसका काम ही होता है कि वो डिप्लोमेटिकली उसके जो पुश बैक्स आते हैं या उसके ऊपर जो अब्जॉर्प्शन होती है उसको कर सके। तो आई थिंक उसको इंगेज करने के लिए पॉलिटिशियंस जो है वो अपना काम कर रहे हैं, और
जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन एक कोहेरेंस पूरे सिस्टम के अंदर आपको नजर आ रही है, जहां पे ना सिर्फ ईरान अटैक्स कर रहा है, बल्कि ईरान कोऑर्डिनेट कर रहा है हूथीज के साथ, ईरान कोऑर्डिनेट कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ईरान कोऑर्डिनेट कर रहा है इराक के अंदर हिजबुल शाबी और पीएमयू के अमरेला के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ। और एक चीज नजर आ रही है कि स्टेटमेंट्स, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता या पेनिट्रेशन आईआरजीसी के लेवल पे बड़ी होती तो कोई कू नजर आता, कोई रिवोल्ट नजर आता, कोई ऑपोजिशन नजर आती, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आएंगे 6 दिन के अंदर खत्म करके चले जाएंगे, तो कोई ना कोई हमें इस वक्त मूवमेंट नजर आ रही होती, क्योंकि जाहिर है लीडरशिप को खत्म भी कर दिया गया इतने बड़े पैमाने पे, तो कोई ना कोई हमें कू या कोई ना कोई ऐसी चीजें नजर आ रही होती, या खातमी और रूहानी को या शायद लेके आने की कोशिश की जा रही होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा अतर साहब। सो आई थिंक इट इज वर्किंग इन कोहेरेंस, ऑल्दो पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं और मिलिट्री अपना काम कर रही है। ठीक है, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मईशत की। ये जो जंग चल रही है मशरिक़ वस्ता में, इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, बहुत सारी बहस हो रही है, और इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर फरक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब से ये मामला शुरू हुआ और तेल की सप्लाई वगैरह में रखना पड़ा है, अब तक के जो हुकूमती इकदाम हैं आप उनको कैसे देखते हैं? सफिशिएंट हैं, सही सिमत में जा रहे हैं हम? देखिए, दो इश्यूज हैं। एक कीमत का इशू है और एक दस्तयाबी का या अवेलेबिलिटी का इशू। पेट्रोल की कीमत क्या होगी, डीजल की कीमत क्या होगी, और क्या कोई शॉर्टेज आने वाली है या नहीं। मैं ये समझता हूँ कि शॉर्टेज के हवाले से पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है वो कायम रहेगी। कीमत के हवाले से ये है कि जैसे आप सब जानते हैं कि अब तकरीबन 85-90% तेल जो है वो आलमी मंडियों से आता है, खास तौर पे अबू धाबी से आता है, स्टेट ऑफ हर्मुज से निकलता है। वहां पे जो कीमत आलमी मंडी पे होगी उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि हुकूमत के इकदाम, अभी जो 55 रुपया फी लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ाया गया था मार्च की 6 तारीख को, उससे मुझे इख्तलाफ ये था कि उससे 2 दिन पहले मार्च की 4 तारीख को अगर आप याद करें तो हमारे वजीर खजाना साहब ने स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में कहा था कि हमारे पास 27 या 28 दिन के पेट्रोल और डीजल के जखायर मौजूद। तो मेरा कहना यह था कि अगर जखायर मौजूद हैं तो वो जाहिर बात है कि जंग से पहले के खरीदे होंगे। जंग से पहले के खरीदे हैं तो फिर वो उस वक्त कोई $60-62 का बैरल बिक रहा था। तो 27-28 दिन के जखायर का मतलब ये है कि कोई 1.5 बिलियन लीटर तो वो स्टॉक पड़ा है, ऑयल रिफाइनरीज के पास पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, तो पेट्रोल पंप के पास पड़ा है। तो वो 55 रुपए बढ़ा देना, जब आपने माल सस्ता खरीदा हुआ था तो वो आप समझिए कि टीका लग गया आवाम को, और फायदा हो गया रिफाइनरीज का, और फायदा हो गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, और फायदा हो गया पेट्रोल पंप ओनर्स का, और वो कोई 82 अरब रुपए का आप समझिए कि खपत था। तो वहां तो मेरा इख्तलाफ था हुकूमत से कि वो नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, ये जो कफायत शारी की मुहिम भी हुकूमत चला रही है, कहा जा रहा है कि गाड़ियां कम इस्तेमाल होंगी, पेट्रोल का कोटा कम कर दिया गया है अफसरान का, ये किस हद तक जो है कारामद साबित होगी? क्या कोई इतने फिगर्स हम अचीव कर लेंगे फाइनेंशियली कि जो हमारी बुक्स को एक तरह से बैलेंस कर सकें? देखिए, उस सिक्के के 2 रुख हैं। मैं समझता हूं कि एक रुख तो हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि वो भी शरीक हैं इस बोझ का जो बाकी अवाम के ऊपर पड़ रहा है, और दूसरा सिक्का जो है जिसका जिक्र आप करना चाह रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो है मॉनेटाइजेशन। तो आप एक्चुअली कोई क्वांटिटी निकालें, कोई डॉलर की या रुपये की अमाउंट बताएं कि क्या हो रहा है। तो उसमें मैंने देखा कि जो 2 महीने का जो कहा जा रहा था कि काबीना के जो मेंबरान हैं वो अपनी सैलरी दे देंगे, वो कोई 2.5 करोड़ रुपए की बन रही थी। 50% पार्लियामेंटेरियंस का कहा जा रहा था, वो कोई 20-25 करोड़ रुपया बन रही थी। इसी तरह कोई 2 दिन जो है वो जो 20 ग्रेड के अफसरान हैं कोई 5-6 करोड़ रुपया वो बन रहा था। तो वो तो अगर आप जमा करना शुरू करें तो कोई 25 से 30 करोड़ बनता है, और वो बिल्कुल सिंबॉलिक अमाउंट बनती है। जो हुकूमत की गाड़ियां हैं
तकरीबन 85,500 के करीब, वो लगभग 30 करोड़ रुपया तो रोजाना का पेट्रोल और डीजल जो है वो इस्तेमाल कर लेती। उस लिहाज से देखा जाए तो ये सिर्फ सिंबॉलिक है, वो एक पैगाम देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक। अच्छा सर, स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात हो रही है, ऑल्दो कि अभी उस पर कॉन्सेंसस बिल्ड नहीं कर सकी, वफाक के और सूबों के दरमियान कॉन्सेंसस नहीं बन सका, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन आप समझते हैं कि इसमें कारामद साबित हो सकता है? और क्या कोई ऐसा अंदेशा या खदशा है कि हम कोई ज्यादा कोई ऐसा स्टेप उठा के अपनी इकोनॉमी को मजीद सप्रेस ना कर दें, उसका कोई खदशा है? देखिए, मार्च की 6 तारीख जिस दिन कीमत बढ़ाई गई थी और वहां से लेके आप समझिए 28 मार्च तक का जो डेटा आया है, वो ये बताता है कि क्योंकि कीमत बढ़ गई है तो तकरीबन 23% जो कंजम्पशन है वो पेट्रोल और डीजल की कम हो गई। एक तो आपको अवेलेबिलिटी वहां पे जो है वो रहेगी, क्योंकि कंजम्पशन ऑलरेडी जो है वो कम हो गई। मैं नहीं समझता हूँ कि राशनिंग की तरफ जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई खास जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त फोकस करना चाहिए वो पाकिस्तानी खानदान जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, खास तौर पे लॉट ऑफ देम जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, उनको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, उनको किस तरह सब्सिडाइज करना है। अब आप देखिए कि डेटाबेस कोई फैसला साजी करनी हो। पाकिस्तान में जो कारों की तादाद है वो तकरीबन 45 लाख है। कारों वाले जो मालकान हैं कारों के, आई थिंक वो अफोर्ड कर सकते हैं महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल। जो मोटरसाइकिल हैं वो तकरीबन 3 करोड़ रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर। और मैं मेरे ख्याल में जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं वो रियली पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी, खास तौर पे जो दही मईशत है उसमें मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा रोल है। तो वहां पे हुकूमत को फोकस करना चाहिए कि किसी किस्म की सब्सिडी दी जाए मोटरसाइकिल राइडर्स। अच्छा सर, जरा ब्रीफली ये भी बता दीजिएगा कि हमने देखा कि हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है उसकी कीमत में काफी ज्यादा इजाफा किया गया और हुकूमत का मौकिफ ये है कि ये लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम गुज़िश्ता 1 माह के दौरान जो मिट्टी का तेल है उसकी फी लीटर कीमत में तकरीबन 250 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, दो बातें हैं। पहली वाली बात तो मैं समझता हूँ कि जो हाई ऑक्टेन का रेट बढ़ाया गया या उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया गया, वो एक दुरुस्त डिसीजन था। उसमें जो हुकूमत की कैलकुलेशन थी उसमें गलती जरूर हो सकती है। वो कह रहे थे कि शायद 9 अरब रुपया जो है वो इसमें बचत हो जाएगी, लेकिन जनरली देखा यह गया है कि जब कीमत बहुत तेजी से बढ़ाई जाती है तो उसकी कंजम्पशन कम रह जाती है, तो वो बचत जो है ठीक मेरे हिसाब से शायद 5 या 6 अरब रुपए की बनती। लेकिन अब उस बचत का इस्तेमाल जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। अगर उस बचत का इस्तेमाल जो है वो सब्सिडी में सर्व कर दिया जाए, खासतौर पे मोटरसाइकिल का जिनका मैंने जिक्र किया पहले, तो वो जो 5 या 6 अरब हाई ऑक्टेन वालों से ज्यादा वसूल किया जा रहा है, वो आगे मोटरसाइकिल जो राइडर्स हैं उनको सब्सिडी दे दी जाए तो फिर उसका इम्पैक्ट कुछ नजर आता है अवाम के अंदर। तो सिर्फ जो है वो रेट बढ़ा देना वो मैं समझता हूं कि इफेक्टिव नहीं। ठीक। और मिट्टी का तेल सर? जी, वो गलत डिसीजन है। 3 जो है मिट्टी का तेल जो है वो जिस किस्म के पाकिस्तानी जो लोअर कम आमदन वाला तबकात हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह जो डीजल है जो किसान इस्तेमाल करता है उसको भी मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो मिट्टी का तेल और किसान का डीजल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहीम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट की और जुर्माने की। मामला क्या है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिकेट की। वैसे तो खेल में और खेल के मैदान में सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला यह है कि इंतजामी एतबार से भी अगर आप देखें तो सियासत का अमल दखल तो रहता है। इस वक्त आपके जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो वजीर दाखिला भी हैं। एक दिन वो क्रिकेट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगले दिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या सलूक होगा उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो काफी ज्यादा मामलात आपको ऐसे लगते हैं कि क्रिकेट और सियासत साथ साथ चलती है। और फिर आपने देखा कि मौजूदा जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं वो निगरान वजीर आला भी थे, और अभी आजकल जो करता धरता हैं पीसीबी के अंदर उनमें ऐसी मौजूद शख्सियात हैं जो निगरान काबीना का हिस्सा थी। ये बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की सियासत अक्सर साथ साथ चलती रहती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहिए, कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह ने एक ऐसा ट्वीट किया जो उनके अकाउंट से ट्वीट हुआ। उसके बाद अब नसीम शाह पर भारी जुर्माना भी किया गया है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात भी हैं पीएसएल के हवाले से। इन सारे मामलात पे डालने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी मिर्जा इकबाल बेग साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सर जरा यह बताइएगा कि ये जो 2 करोड़ पे जुर्माना हुआ है नसीम शाह पे, क्या ये कोई रूटीन का जुर्माना है या अनप्रेसिडेंटेड जुर्माना है? बहुत बहुत शुक्रिया अतर काजमी साहब। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें आज पता चला है, जो उनका प्रेस रिलीज आया, कि एक 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने नसीम शाह के हवाले से फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि जी नसीम शाह पर 2 करोड़ जुर्माना होगा। उन्होंने कई शिकों की, जो पीसीबी का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी की है। अब ये नहीं बताया किन किन शिकों की, लेकिन उनमें मेन फोकस वही है जो उन्होंने वजीर आला पंजाब के हवाले से, उन्होंने खुद ट्वीट नहीं किया, उन्होंने इस बात को मुकम्मल तौर से डिनाई किया कि उनके सोशल मीडिया मैनेजर ने अगर ये ट्वीट किया है तो उन्होंने नहीं किया। तो उसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ 2 करोड़ रुपए जुर्माना नसीम शाह पर आयद किया, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी और उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी भारी जुर्माना, पाकिस्तान का एक स्टार है, ठीक है उसने गलती की, उसने खुद गलती नहीं की, उसके मीडिया मैनेजर ने गलती की, उसका इतना बड़ा खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। जिस तरह अतर काजमी साहब आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अब क्रिकेट में सियासत आ गई है, वरना पहले जो था सियासत नहीं थी। और 6 फरवरी 2024 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बाकायदा चेयरमैन बने, और पाकिस्तान क्रिकेट कोई बड़ी कामयाबियां अपने दामन में नहीं समेट पाई है। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 2022 के बाद से, जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था, मेलबर्न में इंग्लैंड ने हराया था, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जवाल की तरफ गामजन है। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई तो इसकी जिम्मेदारी कबूल करे। सब अच्छा है का नारा लगाते हैं हम, और जिम्मेदारी कोई नहीं। अब आपने खुद अपने एंट्रो में कहा कि कंट्रोवर्सीज आ गई है पीएसएल में, देखें अब क्या होता है। अच्छा, इसमें जो बॉल टेम्परिंग की कंट्रोवर्सी आई है उसको मैं देख रहा था, भारतीय मीडिया भी कवर कर रहा है, आलमी मीडिया भी कवर कर रहा है। ये पीएसएल की रेपुटेशन के लिए कितना जरूरी है कि इस मामले को अच्छे तरीके से निपटाया जाए? और जो फखर जमान पे इल्जाम लग रहा है, ऑब्वियसली उसकी सारी वो तहकीकात वगैरह भी हुई, तो आपको कैसे लगता है कि सही तरीके से टैकल किया जा रहा है इस मामले को? देखिए अतर काजमी साहब, दरअसल मामला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो पीएसएल है, ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट का, 2016 में शुरू हुई। अब तक जितनी पीएसएल हुई है सब मैंने कवर की है, लेकिन दिन ब दिन इसमें कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं और ये बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। अब जिस तरीके से जो मामला अभी तक, जब आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं फखर जमान के हवाले से, तो आज दूसरी हियरिंग हुई है। 48 घंटे देते हैं मैच रेफरी जो है रोशन महानामा, जो आईसीसी के मैच रेफरी हैं, फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन है, उन्होंने, जो मेरी इत्तलात है, फखर जमान ने दोनों मरतबा, कल भी हियरिंग हुई थी और आज भी हियरिंग हुई है, दोनों मरतबा तरदीद की है इस बात की कि उन्होंने बॉल को टेम्पर किया है। क्योंकि अगर आप वीडियो देखें, फुटेज देखें, तो चंद सेकंड्स के लिए उनके पास बॉल थी, तो चंद सेकंड्स के लिए अगर आप बॉल को टेम्पर करेंगे, उन्होंने कहा कोई एविडेंस दे, तो एविडेंस तो वही वीडियो एविडेंस आ रही है। तो मेरे ख्याल में जो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी पीसीबी कह रहा है, और पीएसएल का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है 43.1, वो ये कहता है कि अगर इस तरह से कोई खिलाड़ी बॉल को टेम्पर करेगा, पहला ऑफेंस होगा तो 2 से 4 मैचों की पाबंदी, दूसरा ऑफेंस करेगा तो 4 से 6 मैचों की पाबंदी, और तीसरा ऑफेंस करेगा तो 2 महीने की पाबंदी। लेकिन फखर जमान ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद की है, और इससे आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि बैनुल अक़वामी मीडिया, खासतौर पर भारतीय मीडिया, इसको जितना हाईलाइट कर रहा है और वो पीएसएल को जितना बदनाम कर रहा है, इससे पाकिस्तान के इस क्रिकेट के ब्रांड की साथ मुतासिर हो रही है।
ठीक। अच्छा, इस दफा हम देख रहे हैं कि शायकीन के बगैर मैच खेले जा रहे हैं, तो उसको कैसे खिलाड़ी कैसे ले रहे हैं, और वैसे आप कवर भी करते हैं तो कैसे देखा जा रहा है कि शायकीन के बगैर खाली स्टेडियम में मैचेस, क्या वैसे ही आपको वो इंटरेस्टिंग लगते हैं मैचेस, या थोड़ा सा फर्क पड़ा है शायकीन के ना होने की वजह से? इसके लिए काजमी साहब जो एक मसल है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सिर्फ टेलीविजन पे ही देखा है। मेरे ख्याल में शायकीन क्रिकेट जब मैदान में मौजूद होते हैं, खिलाड़ियों का जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है, उनका लेवल डिफरेंट होता है, मोटिवेशनल लेवल उनका डिफरेंट होता है। अब चूंकि तमाशाई नहीं है और हुकूमत ये कह रही है कि जी पेट्रोल की वजह से जो है वो हमने किया है, बाद लोग तो तजावीज दे रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि ठीक है आप इलेक्ट्रिक बसों में लेकर आए, आप बसों में लेकर आए बजाय लोग, बहुत सारी चीजें। फिर हमारे वजीर आजम, आपने खुद देखा होगा कि उनका काफिला जाता है माशाल्लाह से, वो प्राइवेट जेट में जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो क्यों नहीं तमाशाई आएंगे। बराबर में आईपीएल हो रही है, आईपीएल में मैदान जो है खचाखच भरे हुए हैं, उन्होंने एसओपीज रखे हैं। तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में तमाशाइयों के साथ भी ज्यादती है, जिसकी वजह से इस ब्रांड को और मजीद नुकसान पहुंच रहा है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।